नमस्कार। अगर आपको ये पता चले कि बहुत सारी इनक्योरेबल माने जाने वाली बीमारियों जैसे सोराइसिस है, गंजापन है, थायराइड है, माइग्रेन है, ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं वो है, एलर्जी है, अस्थमा है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनके लिए ये माना जाता है कि ये लाइलाज हैं और इन्हें कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर इन सारी बीमारियों से परेशान किसी भी मरीज को उसके स्वभाव, उसका जो सोचने समझने का तरीका है, उसका जो बेसिक नेचर है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज का पैटर्न है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करके उसको बारीकी से एनालिसिस करके उसके आधार पर उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करके उसका इलाज किया जाए और वो मरीज पूरी तरीके से बहुत ही कम समय में ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से इस बात पे किसी को भी बहुत हैरानी होगी, एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो मेथड क्या है, वो तरीका क्या है, जिससे कि इनमें से चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी क्रॉनिक बीमारी क्यों ना हो, बहुत सारी एक्यूट बीमारियों के साथ साथ ऐसी किसी भी लाइलाज माने जाने वाली बीमारी को ऐसा क्या तरीका है जिसको के अपना कर, जिससे इलाज करके हम उस मरीज को बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर वाकई आप जानना चाहते हैं तो हम आज के इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके एक केस के माध्यम से बहुत आसानी से ये समझेंगे कि कैसे इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी को बहुत ही कम समय में परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, पूरी तरीके से जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो मेरा नाम डॉक्टर उदयमणि कौशिक है और हम लोग पिछले करीब 20 सालों से राजस्थान के कोटा शहर में उत्कर्ष होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर का एक संस्थान हमारा है और उसमें हम क्लासिकल होम्योपैथी पे काम कर रहे हैं। और इस पिछले 20 सालों में हमारे कोटा और राजस्थान के आसपास की जगह के अलावा बहुत सारे बड़े शहर जिन्हें इंडिया के, हिंदुस्तान के कहा जाता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, इसके साथ साथ बाहर के भी बहुत सारे देशों के मरीज, इस बीच में करीब 56,000 से ज़्यादा ऐसे ही इनक्योरेबल माने जाने वाली बीमारियों से संबंधित जो मरीज़ हैं, उनसे हमारा ये सौभाग्य है कि हम उनको पूरी तरीके से क्योर दिला पाने में समर्थ हो सके हैं। तो आज के इस वीडियो में, इस ज़रूरी बातचीत में एक केस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे इन कठिन माने जाने वाली बीमारियों को अगर उस मरीज का जो बेसिक नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसके आधार पर उसको बारीकी से एनालिसिस करके उसको समझ के एक कीन ऑब्जर्वेशन के साथ में उसके आधार पर अगर उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, उसका इलाज किया जाए, तो हम कैसे उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी जिक्र किया इतनी बार कि मरीज का जो बेसिक नेचर है, उसका जो मूल स्वभाव है या उसका जो मेंटल सिनारियो है, उसको स्टडी करके उसके आधार पर जो ट्रीटमेंट देने का तरीका होता है उसको कहते हैं क्लासिकल होम्योपैथी। और हम इसी क्लासिकल होम्योपैथी में पिछले बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि अगर आप इस क्लासिकल होम्योपैथी की ब्यूटी, इसको कितना मिरेकल की तरीके से ये पूरी तरीके से ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकती है, ये जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा। हम एक केस का उदाहरण लेके, एक केस का एग्जाम्पल लेके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुश्किल से 2 या 3 केस टेकिंग में हम 2 या 3 सवाल करके, 2 या 3 क्वेश्चन करके उस पेशेंट का जो बेसिक नेचर है उसको समझ भी सकते हैं, उसको हमारा जो सॉफ्टवेयर का पैटर्न है उसको बहुत आसानी से रिपर्टाइज भी कर सकते हैं और उस मेडिसिन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए, और उस पेशेंट को कितनी बढ़िया तरीके से हम क्योर दिला सकते हैं, निजात दिला सकते हैं उसकी लाइलाज कही जाने वाली या इनक्योरेबल कही जाने वाली बीमारी से। तो आज की इस हमारी ज़रूरी बातचीत में एक केस का उदाहरण लेके, एक केस का एग्जाम्पल लेके हम जिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे उनको बहुत सीधे सीधे से अगर मैं डिवाइड करूं तो बहुत आसानी से 2-3 भागों में उसको बांट के हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जिस एक मिरेक्युलस, मोस्ट साइंटिफिक, एक मॉडर्न जो पैटर्न है होम्योपैथी का, जिसको क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेसिकली ये क्लासिकल होम्योपैथी होती क्या है और इस क्लासिकल होम्योपैथी से कैसे हम
कितनी भी इनक्योरेबल या कठिन माने जाने वाली बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इससे हम दवा का चुनाव कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक केस के माध्यम से इसको समझेंगे और कैसे हम उस मरीज के लिए एक बिल्कुल सिमिलिमम जिसे कहते हैं उसके लिए बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन जो है उसका चुनाव हम कर पाते हैं उस पेशेंट के मेंटल सिनारियो को बारीकी से स्टडी करके। इस सारी चीज़ को हम आज की इस ज़रूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आखिर तक ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, एक एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा। आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ये बहुत आसान है कि उस मरीज को हम पूरी तरीके से निजात दिला पाएँ, क्योर दिला पाएँ उसकी इतनी गंभीर और क्रॉनिक माने जाने वाली बीमारी से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप सभी तक ये बात पहुंच पाए कि बेसिकली ये मिरेक्युलस मेथड जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, ये मिरेक्युलस मेथड जो है ट्रीटमेंट का क्लासिकल होम्योपैथी। बेसिकली क्लासिकल होम्योपैथी होता क्या है? तो इस क्लासिकल होम्योपैथी को बहुत आसानी से ये समझा जा सकता है कि होम्योपैथी के जो जन्मदाता हैं, होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर हैनीमैन, उन्होंने जिन सिद्धांतों के आधार पर इस साइंस का, इस विज्ञान का, इस चिकित्सा विज्ञान का जो एक फाउंडेशन रखा, उन मूल सिद्धांतों पर उनको इसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उस पे आधारित रह के अगर इलाज किया जाए और हमें वो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट में हम उसे क्योर कर पाएँ, तो इस पैटर्न को कहते हैं क्लासिकल होम्योपैथी। अब जरा सा यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो ऐसे सिद्धांत हैं क्या। होम्योपैथी का मूल सिद्धांत होता है कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें मतलब सीधा सा आसान सा ये है कि हमें जो इलाज करना है वो मरीज के केवल सिम्टम्स का नहीं करना या केवल उन लक्षणों का नहीं करना जो मरीज लेके हमारे सामने आ रहा है। हमें उन लक्षणों के साथ साथ बहुत कीन एक ऑब्जर्वर होके उन लक्षणों के साथ साथ लेके उस मरीज़ का जो मेंटल सिनारियो है, उसका जो मेंटल मेकअप है, उसका जो सोचने समझने का तरीका है, उसका जो व्यवहार है, विचार प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से हमें समझना होता है, स्टडी करनी होती है। इन चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है अबाउट पेशेंट। तो हमें दोनों चीज़ों को समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट के सिम्टम क्या हैं और उस पेशेंट का बेसिक नेचर क्या है। अब बात आती है कि हमें करना क्या होता है या इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। देखिए, इन चीज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी कोई पेशेंट किसी भी बीमारी को लेके होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाता है या होम्योपैथिक साइंस को अडॉप्ट करता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उस समय उसमें डॉक्टर को करना क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास में आता है किसी भी बीमारी को लेके आए, तो जब पेशेंट अपनी कुछ कंप्लेंट्स बताता है, उस कंप्लेंट्स के बाद में हमें उस मरीज का जो पूरा मेंटल सेटअप है उसको जानना होता है। फिर ये करना होता है इन दोनों चीज़ों को बारीकी से जानकर ऑब्जर्व करके हमें आज की तारीख में होम्योपैथी में करीब करीब 8200 तरीके की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। उन 8200 दवाओं में से उस मरीज के लिए किसी एक ऐसी दवा का हमें चुनाव करना होता है जो उसके सारे जो फिजिकल सिम्टम हैं, जो कंप्लेंट्स उसने बताई हैं, उनको भी कवर करती हो, प्लस जिस मरीज को वो सारे सिम्टम हैं उसके बेसिक नेचर क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके बॉडी लैंग्वेज का पैटर्न क्या है, इन सारे उसके पूरे मेंटल सिनारियो को भी कवर करती हो, प्लस उसके फिजिकल सिम्टम को भी कवर करती हो। यानी बॉडी प्लस माइंड एज ए होल जो उस पेशेंट को कवर करती हो, हमें किसी भी एक ऐसी दवा का चुनाव करना होता है। और जैसे ही हम इस दवा का चुनाव कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको सुन के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी कठिन बात है। 8200 दवाइयाँ, 8200 मेडिसिन में से हमारे पास पेशेंट को देखने का बहुत जितना सा समय होता है, 10 मिनट 20 मिनट, उतनी सी देर में हमें अपने सिलेक्शन को 8200 मेडिसिन से कट शॉर्ट करते करते किसी एक मेडिसिन तक पहुंचना होता है। और हम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम जो इलाज का ये एक मिरेक्युलस मेथड है क्लासिकल होम्योपैथी से आसानी से समझ जाएं। तो अब आप एक केस के माध्यम से देखिएगा कि कैसे बहुत आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं।
जिस केस का एक एग्जाम्पल लेके मैं आज की इस ज़रूरी बातचीत को आप सभी के सामने कर रहा हूँ, मुझे अभी याद आ रहा है एक केस है, उसमें पेशेंट थायराइड की कंप्लेंट, हाइपोथायराइड की कंप्लेंट लेके हमारे पास आया। एक पेशेंट था जो हाइपोथायराइड का डायग्नोज्ड पेशेंट है, हाइपोथायराइड की कंप्लेंट लेके हमारे पास आया, या पेशेंट हमारे पास आके कहता है साहब मेरे को थायराइड की बीमारी है। जब हमने उसकी थायराइड की रिपोर्ट देखी तो उसकी थायराइड की रिपोर्ट में 3 चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, थायराइड आज की तारीख में एक बहुत गंभीर बीमारी बनता जा रहा है, और कितनी गंभीर बीमारी बनता जा रहा है, या इसकी गंभीरता की अगर सीवियरिटी, जो इंटेंसिटी अगर आप लोग देखना चाहें, समझना चाहें, तो देखिए भारत में करीब करीब 4.5 से 5 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में इस थायराइड वाली बीमारी से आज परेशान हैं और जूझ रहे हैं। तो जब वो पेशेंट हमारे पास आया तो उसकी सबसे पहले हम थायराइड की रिपोर्ट देखते हैं। तो जब हमने उसकी थायराइड की रिपोर्ट देखी तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है T3, T4, TSH। तो जब हमने उसका T3 देखा तो उसका T3 आ रहा था 0.4। जो उसका T3 0.4 था वो नॉर्मली, जो इसकी हम नॉर्मल रेंज कैलकुलेट करते हैं, वो 0.7 से लेके 2 तक होती है। तो 0.7 से लेके 2 तक जो है वहाँ पे उसकी T3 आ रहा था 0.4। इसके बाद हम देखते हैं T4, उसका T4 था 3.2, जहाँ पे इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो रहनी चाहिए 5 से लेके 12 तक, 5 से लेके 12 तक, वो आ रहा था इसका 3.2। अब सबसे मेन जो पैरामीटर होता है इस रिपोर्ट में वो होता है TSH। TSH की जहाँ पर नॉर्मल वैल्यू होती है 5 या 5.5, वहाँ पे इस पेशेंट का TSH जो आ रहा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो हम एनालिसिस करते हैं, TSH जो है वो 5.5 की जगह लगभग 7 गुना ज़्यादा, मतलब 7 टाइम्स मोर देन नॉर्मल रेंज, उसका आ रहा था 34.6। अब आप देखिए कि जिस पेशेंट का TSH जो है वो 5 या 5.5 रहना चाहिए, वहाँ पे उसकी रिपोर्ट में जो उसका TSH आ रहा था वो करीब करीब 34.6 था। और वो पेशेंट पिछले बहुत लंबे समय से, जो एलोपैथिकली एक टैबलेट आती है एल्ट्रॉक्सिन, वो टैबलेट वो करीब 75 मिलीग्राम में बहुत लंबे समय से, करीब 8-9 सालों से, वो बहुत छोटी एज में उसको ये हो गया था, तो 8-9 सालों से वो उसी एल्ट्रॉक्सिन दवा उसको रोज़ लेनी होती थी। और डॉक्टर ने कहा हुआ था कि आपको ये हमेशा, ऑल टाइम, होल लाइफ आपको ये दवा लेनी पड़ेगी, यानी इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जब ये पेशेंट हमारे पास ये अपनी थायराइड की रिपोर्ट लेके आया, तो अब हमें देखना क्या होता है, हमें दोनों चीज़ें इक्वली देखनी होती हैं। उस पेशेंट के फिजिकल सिम्टम क्या है, प्लस उस पेशेंट की बेसिक नेचर क्या है, या उसका मेंटल सिनारियो क्या है। तो जब वो बेसिक, हम उसकी फर्स्ट उसमें देखते हैं कंप्लेंट क्या है, तो उसकी प्राइमरी कंप्लेंट में कुछ एक चीज़ें थी। उसकी प्राइमरी कंप्लेंट में जो एक सब्जेक्टिव सिम्टम्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स थे, तो उनमें से जो चीज़ें सबसे प्रोमिनेंटली सामने आई, उस मरीज की गर्दन में, उस मरीज के गले में एक डोम शेप्ड स्वेलिंग कहते हैं, जो कि थायराइड के पेशेंट को अक्सर करके हो जाती। तो वो डोम शेप्ड स्वेलिंग उसको थी, उसकी आंखें बहुत बाहर की तरफ निकली हुई थी, जिसको हम कहते हैं प्रोट्रूडिंग आइज। ऐसा उसकी आंखें बहुत बाहर की तरफ निकली हुई थी। उसके पैरों में बहुत दर्द रहता था, पैरों में, मतलब वो सीवियर पेन की उसने शिकायत की। सीवियर पेन के अलावा कॉन्स्टिपेशन, उसने कहा एनीमिया की उसके साथ कंडीशन थी, उसका हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता था। इसके अलावा उसको मेंसेस से रिगार्डिंग कई सारी तरह की परेशानियाँ थी। ये इनिशियली जो उसने हमें शुरुआती कंप्लेंट बताई। अब मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि हमें फिजिकल सिम्टम के साथ साथ उसके मेंटल सिनारियो को जानने की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी देर का, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, जिसमें हम उसके मेंटल सिनारियो को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हमारी आज की इस वीडियो को देख रहे हों, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप देखिएगा कि कितनी आसानी से, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स में भी आमतौर पे ये माना जाता है कि मेंटल सिम्टम मिलते नहीं हैं आमतौर पे,
तो हम ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे कि बहुत आसानी से हम अगर मरीज की बातचीत को ध्यान से सुने तो हम ये मेंटल जो सिनारियो है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और अपने मेंटल सिम्टम्स को तक पहुंच भी सकते हैं और उनके बिहाफ पे, उनके आधार पे उस पेशेंट के लिए मेडिसिन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो उसके बारे में जानने का पूरा प्रोसेस होता है, होम्योपैथी में इसको कहते हैं केस टेकिंग। तो मैं जो उस पेशेंट से केस टेकिंग थी हमारी, वो आप सभी के सामने बिल्कुल एज इट इज़ रख रहा हूँ और इसको आप बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा और देखते चलिएगा, क्योंकि इसी सारी बातचीत में से हम ये देखेंगे कि कैसे हमने उसकी बातचीत को सुना और उसी में से कैसे रूब्रिक्स को कलेक्ट किया, उसको रिपर्टराइज किया और बहुत आसानी से मिनट्स में हमारे लिए जो पेशेंट है उसका बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन हमारे सामने निकल के आ जाती है। तो जैसे ही हमने अपनी केस टेकिंग शुरू की, तो केस टेकिंग की बिल्कुल जो शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि भाई हाँ बताइए आपको क्या तकलीफ़ रहती है। तो जैसे ही हमने उनसे पूछा कि बताएं क्या तकलीफ़ रहती है, तो इस पे उन्होंने कहा कि भाई मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, पैरों में बहुत ज़्यादा मेरे को दर्द होता है, इससे परेशानी बनी रहती है। तो जब उन्होंने कहा कि पैरों में दर्द होता है, तो हमारा अगला सवाल उनसे ये था कि जब आपको भाई ये पैरों में दर्द होता है तो इसमें आपको आराम बेसिकली मिलता कैसे है। भाई कई तरीके हैं, जैसे लेटने से, बैठने से, बांधने से, क्या ऐसा तरीका है जिससे कि आपको इसमें रिलीफ आता है, इसमें आराम पड़ता है। तब पेशेंट का कहना था कि भाई आराम तो किसी भी तरीके से नहीं मिलता। तो जैसे ही उसने ये कहा कि आराम किसी भी तरीके से नहीं मिलता, इतने में उस पेशेंट की जो मदर थी, उन्होंने बीच में टोकते हुए एकदम से बोला कि डॉक्टर साहब लेटने के लिए तो इसके सामने नाम लेना ही गुनाह है, कि लेटने के लिए तो जब भी हम ये कहते हैं तो बहुत झल्ला के चिल्ला के सबके ऊपर पड़ती है और कहती है आपसे एक बार कह दिया ना कि मेरे को लेटना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्यों बार बार मेरे से लेटने के लिए करते रहते हो। तो चूंकि हमें पेशेंट की बेसिक नेचर को समझना होता है, तो अगला सवाल हमने पेशेंट से पूछने के बजाय उनकी मदर से पूछा कि आप इस पेशेंट के बारे में, इनकी बेसिक नेचर के बारे में थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करें, हमें थोड़ा सा बताएं। तो उनकी मदर ने उस पेशेंट के बारे में जो बताया, उन्होंने सिंपली ये कहा कि डॉक्टर साहब एक तो इसे गुस्सा बहुत आता है, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे, जैसे इसके लिए ये ले आए, उसको वो दे दिया, उसके लिए ये आ गया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं लाता, इस तरीके की बातों पे इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, इसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ऑल द टाइम, दिन भर जब भी देखो तो या तो टीवी देखना या कार्टून्स देखना, या स्कूल से भी आती है तो बिल्कुल इसका एक इरिटेटिंग मूड होता है उसमें, जैसे शिकायत करना कि देखिए मम्मी दीपा को तो ये भी आता है, उसको ड्राइंग भी बहुत अच्छी आती है, सबको कुछ ना कुछ आता है, मुझे ही कुछ नहीं आता। इस तरीके का इसका एक रेगुलर इसके बात करने का तरीका रहता है, रेगुलर इसकी एक चिड़चिड़ाहट रहती है। इसके अलावा उन्होंने बताया साथ में कि और हाँ डॉक्टर साहब, उसकी मदर ने कहा कि और हाँ डॉक्टर साहब, ये रात में 3-4 बार एकदम से चौंक के रात में उठ जाती है। तो ये एक स्ट्राइकिंग चीज़ थी। इतने में ही उस पेशेंट ने उस बात को काटते हुए बोला कि वो तो मुझे जब कोई डरावना सपना आता है, कोई ड्रीम ऐसा फ्राइटफुल होता है, तब मेरी आँख खुलती है। तो चूंकि होम्योपैथी में जितनी भी सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें होती हैं, जिनमें ड्रीम एक बड़ा पार्ट है, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो हमने उनसे ध्यान से इसको एग्जामिन करने की कोशिश की कि भाई आपको किस किस तरह के सपने आते हैं। तो उसने बताया कि भाई मेरे को डरावने सपने बहुत आते हैं। या जब हमने उनसे पूछा कि भाई किस तरह के डरावने सपने, तो उन्होंने कहा मेरे को मरने के सपने आते हैं। तो भाई किसके मरने के सपने आते हैं, तो उन्होंने क्लियर किया मेरे को भाई किसी के भी मरने के सपने आ जाते हैं और कई बार तो अपने मरने के भी सपने बहुत आते हैं मेरे को। तो ये सारी बातचीत थी। अब करना ये होता है कि हमें इन सारी बातचीत को अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, सुनना होता है और इसी में से उस पेशेंट का जो बेसिक नेचर है उसे समझना होता है। उस पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, यानी रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है और हमारे सामने एक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन निकल के आता है, एक सिमिलिमम निकल के आती है,
या बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन निकल के आ जाती है जो हम उस पेशेंट को दे सकते हैं और वो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो हमने क्या क्या सिम्टम लिए इसको मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। तो ये थी सारी बातचीत जो हमारे उस पेशेंट से हुई। अब आप देखिए, इस पूरी बातचीत में से हमने कुल मिला के करीब 8 रूब्रिक्स देखे, यानी 8 रूब्रिक्स का सिलेक्शन किया उसकी इन्हीं सारी बातचीत में से। अब सबसे पहले जिस रूब्रिक का हमने इसमें सिलेक्शन किया वो पहला रूब्रिक था कि बैड एवर्जन टू शनसेन। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट की लेटे लेटे रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती, मतलब उसका बिल्कुल लेटे रहने का मन नहीं करता, इसको कहते हैं बैड एवर्जन टू शंस। देखिए, क्लासिकल होम्योपैथी में करना यही होता है कि पेशेंट ने जो हमें बात कही है उसको हमारी रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी एक कीन ऑब्जर्वर की तरह उसको समझ के। तो हमने पहला सिम्टम इसमें लिया बैड एवर्जन टू शंस। दूसरा जो हमने इसमें रूब्रिक लिया उसमें था एंगर टेंडेंसी जेलसी विद। आपने जब हमने केस टेकिंग ली थी तो देखिए उसकी मदर ने क्या बताया था कि इसको दिन भर गुस्सा बहुत आता है, इसके लिए वो ले आए, इसके मेरे लिए ये नहीं लाए, इस तरीके की सारी बातचीतों पर वो बहुत इरिटेटेड रहती है। या जैसे उसकी मदर ने बताया कि स्कूल से आके ऐसा कहती है भाई सबको कुछ ना कुछ आता है, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, मुझे कुछ नहीं आता। इस तरीके की टेंडेंसी का जो एक की नेम इसको हम दे सकते हैं वो समवट जेलेसी जैसा था, मतलब उसको जेलेसी जैसा एक सेंसेशन रहता था। तो इसमें हमने दूसरा रूब्रिक लिया एंगर टेंडेंसी जेलेसी विद। इसके बाद उनकी मदर ने जैसे कि वो हमें बताया कि दिन भर ये टीवी देखती रहती है या मतलब कार्टून्स देखती रहती है, ऐसा कुछ करती रहती है। तो इसमें इसको जब हमने रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो इसके लिए सिम्टम होता है एम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर। इसके लिए जो रूब्रिक होता है इसके लिए होता है रूब्रिक एम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर, यानी उस पेशेंट का किसी मनोरंजन जैसी जगह पे, चाहे वो टीवी हो, कार्टून हो, इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत से ज़्यादा रहता है। इसके बाद उसकी मदर ने बताया कि किसी भी काम में इसका मन नहीं लगता और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ से हमने उसमें 2 रूब्रिक लिए, जिसमें से एक रूब्रिक था बिजनेस एवर्जन टू, यानी किसी भी काम में, जो भी उसका कोई भी काम है उसमें उसका मन नहीं लगता। इसके बाद पढ़ाई में तो उसकी मदर ने कहा पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, पढ़ाई में इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता। इसको जब हमने रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो ये होता है कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, यानी उसका कंसंट्रेशन बहुत कठिन है। इसके बाद जब हमने देखा उसका नेक्स्ट सिनारियो हमने कलेक्ट करने की कोशिश की तो वो एनवाई जेलेसी विद अदर्स, मतलब उसको दूसरों से जलन जैसी एक सेंसेशन रहती है। इसके बाद एक जो रूब्रिक लास्ट में उन्होंने बताया था कि इसको डरावने सपने बहुत आते हैं। तो इसमें हमने जो रूब्रिक लिया वो था ड्रीम्स फ्राइटफुल, मतलब डरावने सपने उसे बहुत आते हैं। और डरावने में भी उसने उसको क्लैरिफाई किया था कि उसको मरने के सपने बहुत आते हैं। तो इसमें लास्टली हमने एक रूब्रिक लिया ड्रीम्स डेथ ऑफ। तो आपने देखा ये बिल्कुल गिने चुने करीब करीब 8 रूब्रिक थे। इस 8 रूब्रिक के आधार पर सारी बातचीत को हमने रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया। अब इसके आधार पे अब आपको देखिएगा कि इसको हमने जैसे ही जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है आज की तारीख में अवेलेबल होम्योपैथी के लिए, हम उस पर काम करते हैं। तो इन सारे रूब्रिक्स को जैसे ही हमने उसमें डाला तो हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन में से निकल के एक सिलेक्शन आ गया। हमें ऐसी दवा का चुनाव करना होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो उसके फिजिकल सिम्टम को भी कवर करती हो प्लस उसके इस पूरे मेंटल सिनारियो को भी कवर करती हो। तो जब हमने इसको अपने इसमें डाला सॉफ्टवेयर में सारे रूब्रिक्स को, तो जो उसने हमें सजेशन दिया उसमें से एक मेडिसिन निकल के आई, उसका नाम होता है लेकेसिस। तो लेकेसिस जो मेडिसिन थी उसको हम कंसीडर करते हैं। फिर मैटेरिया मेडिका एक हमारी होती है कि उस दवा के अपने जो लक्षण हैं वो क्या हैं और उस मरीज के जो अपने लक्षण हैं वो क्या हैं।
क्या हमारी मेडिसिन ऐसी है जो दोनों तरह के लक्षणों से, उसके फिजिकल और मेंटल दोनों लक्षणों से पूरी तरह से मेल खाती है? तो यहाँ पे हमने देखा कि लेकेसिस जो मेडिसिन थी वो उसके पूरे फिजिकल सिम्टम जो जो उन्होंने बताए थे उनको भी पूरी तरीके से कवर करती थी और मेंटल सिम्टम को भी पूरी तरीके से कवर करती थी। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखने और समझने की बात यह है कि अब हमने जो इलाज किया है वो उसके फिजिकल सिम्टम के आधार पे नहीं किया। आप यहाँ पे रिपर्टरी में देखिएगा, रिपर्टराइजेशन करते टाइम हमने उसका पूरा मेंटल सिनारियो के जितने भी रूब्रिक्स थे उनके आधार पे अपनी दवा का सिलेक्शन किया। अगर मेंटल सिनारियो के आधार पर दवा का सिलेक्शन किया है, इसका मतलब हम जो दवा दे रहे हैं उसके फिजिकल सिम्टम के लिए नहीं दे रहे, उस पेशेंट के लिए दे रहे हैं जिसको के वो सिम्टम हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि हम जो होम्योपैथी का की रोल प्रिंसिपल है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, हम इसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हम इलाज के लिए उसके पूरे मेंटल सिनारियो को अगर यूज कर रहे हैं तो हम इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। और यही होम्योपैथी का एक की रोल प्रिंसिपल होता है कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज के बिहाफ पे, के सिद्धांत पे जब हमने उसको इस लेकेसिस नाम की दवा का सिलेक्शन करके ये दवा उसको थोड़े दिन तक दी, तो आप देखिए बहुत ही कम समय में उसका जो TSH थोड़े समय पहले 34.6 मैंने आपसे कहा था 34.6 माइक्रो यूनिट पर ml था, वो इस ट्रीटमेंट के बाद में केवल 3.4 के आसपास आके रह गया। और वो मरीज उसके बाद से उसको कभी भी अब लगातार किसी तरह की न तो कोई एल्ट्रॉक्सिन लेनी पड़ती है, न किसी तरह की कोई दवा रेगुलर लेनी पड़ती है। और उसकी करीब 8-9 साल से चली आ रही ऐसी थायराइड की बीमारी जिसके लिए डॉक्टर्स ने उसको हमेशा के लिए इलाज पे रहने के लिए बोल दिया था, आज की तारीख में बहुत थोड़े से समय में वो बीमारी इस क्लासिकल होम्योपैथी से पूरी तरीके से जड़ से ठीक हो गई और आज उस पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दवा नहीं लेनी पड़ती। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से उस मरीज का जो बेसिक नेचर है उसको पढ़ के, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करके, उसको एनालिसिस करके हम उस पेशेंट के लिए एक बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो अब अगर आप सभी के मन में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी इनक्योरेबल माने जाने वाली बीमारियों, चाहे वो किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो, वो सोराइसिस हो, वो सफ़ेद दाग हो, ल्यूकोडर्मा हो, बाल झड़ने से संबंधित हो, बार्डनेस से संबंधित हो, माइग्रेन से संबंधित हो, किसी भी एलर्जी से संबंधित हो, इन सब चीज़ों से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपके मन में आए तो ये कमेंट सेक्शन है, इस पे आप अपनी बात अच्छे से लिखिएगा। हम आपकी बात का पूरा और सटीक समाधान करने की कोशिश करेंगे, आपका जवाब आप तक समय से पहुँचे इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लगा हो कि इस इलाज का ये जो प्रोसेस है, इस यूनिक और एक मिरेक्युलस जो एक प्रोसेस है जिससे कि हम बहुत चमत्कारी परिणाम बहुत सारी गंभीर बीमारियों में भी ले सकते हैं, तो आपकी जानकारी में, आपके परिचितों में ऐसे कोई भी लोग हों जो इनमें से किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से परेशान हो रहे हों, जूझ रहे हों और आप सही समझें, तो इस इलाज के विलक्षण तरीके की जानकारी के लिए ये उन तक पहुंच सके बात, इसमें अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी और भागीदारी निभाइए प्लीज़। और इस बात को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर करने का हमारे साथ मिल के कोशिश करें जहाँ तक कि ये जानकारियाँ पहुँचनी ज़रूरी हैं। वो जो लोग इससे परेशान हैं उन सभी लोगों तक आपकी जानकारी में जहाँ जहाँ तक भी आप शेयर कर पाएँ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और इसके जस्ट बाद में हम बहुत सारी ऐसी और डिजीज़ेज़ हैं जैसे जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और ऐसा मानते हैं कि इन्हें कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हेयर फॉलिंग है, थायराइड है, ऐसी चीज़ है, गंजापन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम कई सारे केसेस के साथ 1 by 1
करके अभी आप सभी के सामने केसेस का एग्जाम्पल लेते हुए उस केस की अनफोल्डिंग करते हुए और उसके ऑप्टिमम जो रिजल्ट हैं कैसे कम से कम समय में हमने वो अचीव किए, इन एग्जाम्पल्स के साथ हम आपके सामने अपनी बात लाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप तक समय से पहुंच पाएँ, इसके लिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें और ये आप तक प्रॉम्प्टली पहुंच पाएँ। और जैसे ही हम अपनी कोशिश करते हैं इसको आपको पहुंचाने की, वो सूचना आप तक बिल्कुल जल्दी से पहुंच पाए, इसके लिए आप इस बेल आइकन को भी दबाएं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी रखें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं जहां तक ये बात पहुंचाई जानी ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से इस वीडियो को देखा, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।